तुम ड्राइवर को संभालना, उसका इंतजार न करना कि ड्राइवर पिस्तौल निकालता है या नहीं, उसे फौरन खत्म कर देना। शेर खान ने कहा, तुम फिक्र न करो। उसके बाद चारों मुजाहिद अपनी अपनी पोजीशनों पर चले गए। दस्तगीर और मुजाहिद हसन अली मंदिर वाली कोठी के सामने सड़क के पार एक दरख्त के नीचे बैठे लकड़ियां इकट्ठी करके उनका गट्ठा बना रहे थे, जबकि शेर खान देहाती लकड़हारे के भेस में कोठी के गेट के दाएं जानिब एक दरख्त के नीचे खुश्क पत्ते इकट्ठे कर रहा था। अरसलान जरा आगे और गेट के करीब खुरपी से घास काटने में मसरूफ था। चारों मुजाहिद थोड़ी थोड़ी देर बाद सड़क पर निगाह डालते 2-3 गाड़ियां आकर कोठी के अंदर चली गई थीं। उनमें सोनाली नहीं थी, दूसरी औरतें बैठी हुई थी। इतने में सड़क पर दूर से एक फौजी गाड़ी आती दिखाई दी। अरसलान और शेर खान उसे देखते ही समझ गए कि यह सिक्योरिटी गार्ड्स की जीप है। दूसरी जानिब मुजाहिद, दस्तगीर और हसन अली ने भी सिक्योरिटी गार्ड्स को देख लिया था। उसके पीछे पीछे एक स्याह गाड़ी आ रही थी जिसमें ब्रिगेडियर की बेटी सोनाली और उसकी माँ बैठी थी। दस्तगीर और हसन अली ने दरख्त के पीछे फौरन पोजीशनें संभाल ली। अब उन्हें सिर्फ अरसलान के सिग्नल का इंतजार था। यह सिग्नल अरसलान ने स्टेन गन का हवाई ब्रस्ट फायर करके देना था और ये उसी सूरत में सिग्नल देना था कि जब सिक्योरिटी गार्ड सोनाली की गाड़ी के साथ होंगे। अरसलान ने सिक्योरिटी गार्ड्स के पीछे देखा, पीछे सोनाली की गाड़ी आ रही थी। शेर खान ने भी यह सब कुछ देख लिया था और वो चौकस हो गया था। सिक्योरिटी कार सबसे पहले कोठी के गेट के पास आकर एक तरफ खड़ी हो गई और उसके अंदर से 3 बॉडीगार्ड निकलकर खड़े हो गए। उनके पास ब्रेन गन्नें थीं। मुश्किल ये पैदा हो गई थी कि तीनों बॉडीगार्ड एक जगह साकित नहीं थे, बल्कि उनमें से एक लपक कर सोनाली की गाड़ी के पास आकर एक तरफ खड़ा हो गया और दूसरे 2 बॉडीगार्ड मुसलसल हरकत कर रहे थे। अरसलान को मालूम था कि इन चलते फिरते टारगेटों पर शायद हसन अली और मुजाहिद दस्तगीर इतनी दूर से सही निशाना न लगा सकें और उनका निशाना खता जा सकता है। ऐसा हुआ तो तीनों बॉडीगार्ड्स इर्द गिर्द अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देंगे और इस दौरान ड्राइवर गाड़ी में ही ब्रिगेडियर की बेटी को लेकर वहां से निकल जाएगा। ये सब कुछ 1 सेकंड में अरसलान ने सोच लिया था। जैसे ही एक बॉडीगार्ड सोनाली की गाड़ी के पास आकर रुका, अरसलान ने स्टेन गन निकालकर उस पर ब्रस्ट फायर कर दिया। बॉडीगार्ड अलर्ट नहीं था, वो गिर पड़ा। इस दौरान शेर खान ने दूसरे बॉडीगार्ड पर स्टेन गन की बौछारें फायर करके उन्हें भी गिरा दिया। ड्राइवर ने फौरन इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी को पीछे ही कर रहा था कि अरसलान ने करीब आकर उसकी खोपड़ी उड़ा दी। डोगरा चौकीदार ने बंदूक का फायर किया मगर अरसलान बच गया। शेर खान ने एक ब्रस्ट मारकर डोगरा चौकीदार को भी वहीं ढेर कर दिया। दस्तगीर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरते देखा तो फौरन उस तरफ को भागा जहां उनकी जीप खड़ी थी। शेर खान ने स्टेन गन का रुख गाड़ी के अंदर पिछली सीट की तरफ कर दिया। पिछली सीट पर सोनाली और उसकी मां सहमी हुई बैठी खौफ के मारे कांप रही थी। कमांडो अरसलान ने लपक कर क्लोरोफार्म में भीगा हुआ रुमाल सोनाली के नाक के साथ लगाकर दबा दिया। शेर खान ने दरवाजा खोल दिया। सोनाली ने जरा सी मजाहमत की और फिर बेहोश हो गई। सोनाली की मां की ये हालत थी कि वो जैसे साकित हो गई हो। उसका खून दहशत के मारे खुश्क हो गया था। अरसलान ने सोनाली को गाड़ी में से खींचकर अपने कंधे पर डाला और शेर खान से चिल्लाकर कहा, मुझे कवर दो। उसे खतरा था कि दूसरी कोठियों की तरफ से कोई फायरिंग न कर दे। कोठियों में से कुछ लोग बरामदों में आकर खड़े हो गए थे मगर वो सारे के सारे सहमे हुए थे। शेर खान ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। उसने 1-2 ब्रस्ट इधर उधर की कोठियों के ऊपर फायर किए ताकि लोग घबरा कर कोठियों के अंदर भागें। अरसलान सोनाली को कंधे पर डालकर दरख्तों की तरफ दौड़ा। शेर खान उसके पीछे था मगर पीठ अरसलान की तरफ किए हुए फायरिंग करता एक कदम उल्टे पांव चल रहा था। जब वो सड़क पार कर गया, रुख बदल कर उसने भी अरसलान के साथ भागना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ही वो दरख्तों में से निकलकर उस जगह आ गए जहां हसन अली और दस्तगीर पहले से मौजूद थे और जीप के मुजाहिद ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया हुआ था। उन्होंने सोनाली को बंद जीप के अंदर डाला। अरसलान, शेर खान और दस्तगीर जीप के अंदर बैठे। दरवाजा जोर से बंद किया और उसके साथ ही जीप एक धचके के साथ वहां से निकल गई। कमांडर शेर खान ड्राइवर के साथ वाली सीट पर था। ड्राइवर मुजाहिद को मालूम था कि उसे जीप लेकर कहाँ जाना है। ये खास खुफिया जगह जहां उन्हें सोनाली को लेकर जाना था वहां से दूर पहाड़ियों में वाक़ थी। जीप आम रास्ते से हटकर तूफानी रफ्तार के साथ टेकरियों और जंगलाती इलाके में से गुजर रही थी। नीम बर्फपोश इलाका था, कहीं बर्फ के ढेर थे तो कहीं बर्फ पिघल चुकी थी। शाम का अंधेरा छा गया था। जीप के अंदर की मध्यम बत्ती रोशन कर दी गई थी। सोनाली बेहोश थी। अरसलान, दस्तगीर और हसन अली वहीं बैठे थे। ड्राइवर की सीट वाली छोटी खिड़की खोल दी गई थी जिसमें से ताज़ा और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। कमांडो अरसलान ने खिड़की के करीब होकर ड्राइवर से कहा, इतनी तेज गाड़ी में चलाओ, रास्ता ठीक नहीं है। ड्राइवर ने जीप की रफ्तार कम कर दी। वो वारदात की जगह से काफी दूर वीरान पहाड़ी इलाके में निकल आए। जीप एक टीले की चढ़ाई चढ़कर दूसरी तरफ उतर गई। जहां दरख्तों के दरमियान जीप आहिस्ता हो गई और फिर वो एक तरफ घूमकर खड़ी हो गई। सामने ऊंची जगह थी, अंधेरा हो चुका था। ऊंची जगह पर एक लालटेन जल रही थी। जीप के रुकते ही एक मुजाहिद ऊपर से उतर कर आ गया। अरसलान मुजाहिदों के साथ जीप से बाहर आ गया। शेर खान भी बाहर निकल आया। जो आदमी ऊपर से उतर कर आया था, अरसलान ने उसे कहा, लड़की को ऊपर ले जाओ। हसन अली और दस्तगीर भी उस आदमी के साथ थे। उन्होंने जीप के अंदर से बेहोश लड़की को निकाला और उसे ऊपर ले गए।
जहां लालटेन रोशन थी। अरसलान ने जीप के ड्राइवर से कहा जीप ले जाओ। फिर उसने शेर खान से कहा खुदा का शुक्र है कि हमारा मिशन कामयाब हो गया। शेर खान ने ऊपर लालटेन की तरफ देखकर कहा ऊपर कौन कौन है? अरसलान बोला सिर्फ एक मुजाहिद है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। वो यहीं रहता है, ऊपर आ जाओ। चबूतरे के ऊपर पीछे हटकर लकड़ी का एक मकान था। मकान के अंदर भी लालटेन रोशन थी। लकड़ी के फर्श वाले एक बोसीदा से कमरे में सुनाली चारपाई पर पड़ी थी। उसे कुछ कुछ होश आ रहा था। शेर खान और अरसलान उसकी चारपाई के सामने लकड़ियों के स्टूलों पर बैठ गए। दस्तगीर और हसन अली दरवाजे के पास स्टेन गन्ने थामे खड़े थे। अरसलान ने सुनाली को होश में आते देखा तो हसन अली से कहा हसन तुम दरवाजा बंद करके दूसरी तरफ खड़े हो जाओ और असद से कहो पानी लेकर आए। शेर खान कहने लगा मेरा ख्याल है हमें सुनाली को अपने चेहरे नहीं दिखाने चाहिए। अरसलान बोला शेर भाई अब किस किस से और कहां तक चेहरा छुपाएंगे? कश्मीर में तो भारत की 7 डिवीजन फौज मौजूद है। शेर खान ने जवाब दिया तुम भी ठीक कहते हो। इतने में ब्रिगेडियर की बेटी सुनाली को होश आ गया। उसने अपने सामने शेर खान और अरसलान को देखा तो घबरा कर उठना चाहा मगर नकाहत की वजह से उठ न सकी। अरसलान ने कहा अभी तुम आराम करो। सुनाली को मालूम था कि ये लोग उसे उठाकर यहाँ लाए हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कब कपाते होंठों से बोली मुझे कुछ न कहना, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। अरसलान ने कहा सुनाली तुम जो समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं, हम तुम्हें किसी बुरी नीयत से नहीं लाए। सुनाली ने रोते हुए कहा फिर मुझे क्यों लाए हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे माता पिता के पास पहुंचा दो। अरसलान बोला हम तुम्हें यहाँ किस लिए लाए हैं ये तुम्हें बता दिया जाएगा। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। जहाँ तुम हमारी मेहमान हो और याद रखो कि एक मुसलमान जब किसी को अपना मेहमान कहता है तो मेहमान की इज्जत उसकी अपनी इज्जत बन जाती है। असद पानी और चाय लेकर आ गया। अरसलान ने सुनाली को पानी का गिलास देते हुए कहा पानी पी लो। सुनाली ने गुस्से से कहा मैं कुछ नहीं पीऊंगी। अरसलान बोला हम जाते हैं, ये पानी और तुम्हारे लिए चाय और कुछ बिस्किट हैं। शेर खान और अरसलान उठकर कमरे से निकल गए। बाहर आकर अरसलान ने हसन अली से कहा तुम दरवाजे के बाहर पहरा दोगे और दस्तगीर तुम मकान के गिर्द गश्त लगाते रहोगे। अरसलान और शेर खान मकान के कोने वाले दूसरे कमरे में आकर बैठ गए। कमांडो अरसलान ने कहा शेर खान अब हमारे मिशन का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है जो पहले मरहले से ज्यादा अहम और ज्यादा हसास है। शेर खान ने कहा मुझे इसका एहसास है, इंशाल्लाह दूसरा मरहला भी कामयाबी से तय कर लेंगे। अरसलान बोला मैं असद को उसके गांव भेज रहा हूँ। उसका गांव यहाँ से थोड़ी दूर है। वो अपनी बूढ़ी वालिदा को यहाँ ले आएगा। सुनाली के पास एक औरत की मौजूदगी जरूरी है, वो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकेगी। ये अच्छा ख्याल है क्योंकि अभी कुछ पता नहीं कि सुनाली को यहाँ कब तक रहना होगा। चुनाचे कमांडो अरसलान ने उसी वक्त असद को अपनी वालिदा को लाने के लिए गांव रवाना कर दिया। ईशा की नमाज के वक्त से पहले पहले वो अपनी वालिदा को लेकर आ गया। अरसलान उसकी वालिदा को लेकर खुद सुनाली के पास गया और उसे कहा ये मेरी खाला है, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। सुनाली ने कोई जवाब न दिया और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अरसलान ने असद की वालिदा को सब कुछ समझा दिया। असद की वालिदा के हाथों ही उसने सुनाली के लिए अंदर खाना भिजवाया और एक खास पैगाम भेजकर कुछ मुजाहिद मंगवा लिए जिनकी ड्यूटी लगा दी कि वो इर्द गिर्द जंगल में फैल जाएं और हालात पर कड़ी नजर रखें कि कोई बाहर का अजनबी आदमी इधर चल फिर तो नहीं रहा। और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता वो रात गुजर गई। दूसरे दिन अरसलान अकेला ही सुनाली के पास गया। असद की वालिदा ने खुद सुनाली को गुस्ल खाने में ले जाकर उसका मुंह हाथ धुलाया था और उसे थोड़ा बहुत नाश्ता भी करवा दिया था। अरसलान को देखकर सुनाली ने कहा आखिर आप लोग मुझे कब तक यहाँ कैद रखेंगे? कमांडो अरसलान ने कहा ज्यादा दिन नहीं रखेंगे और तुम जितने दिन भी यहाँ रहोगी तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। सुनाली ने कहा यही तकलीफ कम नहीं है कि ना मैं अपने माता पिता से मिल सकती हूँ ना वो मुझे मिल सकते हैं। भगवान जाने मेरे बगैर उनका क्या हाल हो रहा होगा। अरसलान कहने लगा हमने तुम्हारे माता पिता को पैगाम भिजवा दिया है कि तुम यहाँ खैरियत से हो और तुम्हारी इज्जत आबरू महफूज है। सुनाली ने कहा आखिर आप चाहते क्या हैं? अरसलान ने कहा हम जो चाहते हैं उसके बारे में तुम्हारे पिता ब्रिगेडियर जगमोहन से हमारी गुफ्तगू शनीद हो रही है। जैसे ही हमारी बातचीत का कोई नतीजा बरामद होगा हम तुम्हें तुम्हारे पिताजी के हवाले कर देंगे। सुनाली ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और सिसकियां लेकर रोने लगी। अरसलान खामोशी से उठकर बाहर निकल गया। दूसरा दिन और दूसरी रात भी गुजर गई। इसी दौरान कमांडो अरसलान के छोड़े हुए आदमियों ने खबर दी कि ब्रिगेडियर जगमोहन की बेटी के अगवा हो जाने के बाद भारतीय फौज के जुल्म सितम का सिलसिला ज्यादा शदीद हो गया है और कई बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार करने के बाद उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। यह सुनकर अरसलान ने शेर खान से कहा मेरा ख्याल है कि अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। उस वक्त दिन के 11 बजे का वक्त था। अरसलान और शेर खान भेस बदल कर अपनी खुफिया कमीगाह से निकले। जो भी उनका करीबी शहर था वहां आकर अरसलान ने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से ब्रिगेडियर के ऑफिस का टेलीफोन नंबर डायल किया। कमांडो शेर खान टेलीफोन बूथ से चंद कदम दूर एक जगह छुप कर खड़ा था। दूसरी तरफ से किसी ने बारोब आवाज में कहा यस। अरसलान ने कहा ब्रिगेडियर जगमोहन से बात करवाओ। दूसरी तरफ से आवाज आई मैं जगमोहन बोल रहा हूँ, तुम कौन हो?
अरसलान ने और ज्यादा बारोब आवाज में कहा, मैं बोल रहा हूँ जिसके कब्जे में तुम्हारी बेटी है। ब्रिगेडियर उस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था। जैसे ही उसने ये जुमला सुना, उसने फोन अपने मुंह से हटाकर एक फौजी को, जो इसी मकसद के लिए हर वक्त उसके सामने कुर्सी पर दूसरे टेलीफोन के पास बैठा रहता था, इशारा किया। दूसरे फौजी ने उसी वक्त बटन दबाकर एक्सचेंज रूम को सिग्नल कर दिया कि चेक करो ये फोन शहर में कहाँ से किया गया है और जो भी फोन कर रहा है उसे फौरन काबू किया जाए। इसका इंतजाम ब्रिगेडियर के ऑफिस में पहले से कर दिया गया था। इस बात से अरसलान गाफिल नहीं था। उसने टेलीफोन पर जब देखा कि एक लम्हे की खामोशी तारी हो गई है और दूसरी तरफ से ब्रिगेडियर का कोई जवाब नहीं आया, तो उसने कहा, जगमोहन, मैं इतना अहमत नहीं हूँ कि ये न समझ सकूं कि तुमने मेरी टेलीफोन कॉल डिटेक्ट करने के लिए खुफिया सिग्नल दे दिया है। इस वक्त तो मैं फ़ोन बंद करता हूँ, दूसरी बार फ़ोन करूंगा तो बात होगी। और कमांडो अरसलान ने फ़ोन बंद कर दिया। टेलीफोन बूथ से निकलकर शेर खान के पास आया और कहने लगा, ब्रिगेडियर ने फ़ोन डिटेक्शन कंट्रोल को इशारा कर दिया था, यहाँ से फ़ौरन निकल चलो। दोनों मुजाहिद कमांडो वहाँ से निकल गए। जब वो वहाँ से काफ़ी दूर चले गए तो शेर खान ने कहा, मेरा ख्याल है हमें फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए। इसमें एक तो खतरा है, दूसरे पूरी तफसील से बात नहीं हो सकेगी। अरसलान कहने लगा, अगर हमने ब्रिगेडियर की फ्रीक्वेंसी मालूम करके वायरलेस पर बात की तो उसको हमारी फ्रीक्वेंसी का इल्म हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि उसे मालूम हो। शेर खान ने कहा, फिर एक ही सूरत है। अरसलान ने पूछा, वो क्या? शेर खान बोला, हमें किसी पहाड़ी में किसी दूर दराज जगह पर जाकर वायरलेस पर ब्रिगेडियर से बात करनी चाहिए और हर बार जगह बदल लेनी चाहिए। अरसलान ने कहा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। वो दिन उन्होंने गुजार दिया। वो ब्रिगेडियर की तशवीश में इजाफा करना चाहते थे। उससे अगले रोज शेर खान और अरसलान छोटा रेडियो ट्रांसमीटर लेकर अपनी खुफिया कमीनगाह से निकलकर वहां कई मील दूर एक दूसरे पहाड़ी जंगल में आ गए। यहाँ अरसलान ने ब्रिगेडियर जगमोहन के फौजी हेडक्वार्टर से राब्ता कायम किया और ड्यूटी अफसर से कहा, अपने ब्रिगेडियर जगमोहन से भी बात करवाओ। उसे कहो कि मुझे उसकी बेटी के बारे में एक जरूरी बात करनी है। ड्यूटी अफसर ने उसी वक्त ब्रिगेडियर जगमोहन से राब्ता किया और कहा, सर, आपके लिए एक जरूरी पैगाम है। दूसरे लम्हे अरसलान को जगमोहन की आवाज आई। कौन बोल रहा है? अरसलान ने कहा, वही बोल रहा है जिसने एक दिन पहले तुम्हें फोन किया था। जगमोहन ने कहा, देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे फोन को डिटेक्ट नहीं करूंगा। मुझे बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है? तुमने उसे क्यों किडनैप किया है? अरसलान ने कहा, तुम्हारी बेटी अभी तक हमारे पास महफूज है, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमने हमारे मुतालिबात न माने तो उससे कुछ भी हो सकता है। हम तुम्हें उसकी इज्जत आबरू की जमानत नहीं दे सकते। ब्रिगेडियर की तशवीश भरी आवाज आई, देखो, मैं तुम्हारे मुतालिबात पर पूरी जिम्मेदारी से गौर करूंगा, मगर मेरी बेटी को कुछ न कहना। अरसलान ने कहा, अगर तुम हमारे मुतालिबात पर गौर करते रहे तो मैं तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जगमोहन ने कहा, गौर से मेरा मतलब ये नहीं था जो तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हारे मुतालिबात तस्लीम कर लूंगा। बताओ तुम्हारे मुतालिबात क्या हैं? अरसलान ने कहा, हमारा पहला मुतालिबा ये है कि इस वक्त तुम्हारी फौज ने जितने बेगुनाह कश्मीरियों को पकड़ रखा है और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उन्हें फौरन रिहा कर दिया जाए। जगमोहन की आवाज़ आई, मैं तुम्हारे इस मुतालबे को तस्लीम करता हूँ। मैं आज ही उन तमाम कश्मीरियों की रिहाई का हुक्म जारी कर दूंगा। उसके अलावा अरसलान ने कहा, दूसरा मुतालिबा तुम्हें उस वक्त बताया जाएगा जब हमारे कश्मीरी भाइयों को तुम रिहा कर दोगे। और अरसलान ने वायरलेस का बटन दबाकर ऑफ कर दिया। शेर खान ने पूछा, क्या कह रहा था? अरसलान बोला, कह रहा था कि मैं आज ही उन तमाम लोगों की रिहाई का हुक्म दे रहा हूं जिनको पकड़ कर जेल में बंद किया गया है। शेर खान ने सवाल किया, क्या वो ऐसा करेगा? अरसलान ने कहा, वो ऐसा करने पर मजबूर है। हमें कल पता चल जाएगा कि गिरफ्तार शुदा हमारे कश्मीरी भाई जेल से आज़ाद हुए हैं या नहीं। उसके बाद जगमोहन से आगे बात करेंगे। शेर खान ने कहा, ठीक है, हमें कल का दिन देख लेना चाहिए। उसके फौरन बाद दोनों कमांडो मुजाहिद रेडियो ट्रांसमीटर थैले में डालकर वहां से वापस अपनी कमीनगाह की जानिब रवाना हो गए। अगले रोज सारे इलाके में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि भारतीय फौज ने इन तमाम कश्मीरियों को रिहा कर दिया है जिन्हें ब्रिगेडियर की बेटी के गायब होने के बाद शुबे में गिरफ्तार किया गया था। ये खबर मुजाहिदीन के खुफिया ठिकाने पर पहुंची तो शेर खान ने अरसलान से कहा, जगमोहन ने हमारा एक मुतालबा तो पूरा कर दिया। अरसलान ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो ऐसा करने पर मजबूर है। हसन अली बोला, लेकिन उसने भारतीय हुकूमत को इसका क्या जवाब पेश किया होगा? अरसलान ने कहा, ये वो जाने और भारतीय हुकूमत हमारे आदमी आज़ाद हो गए हैं, हमें यही चाहिए था। दूसरी तरफ ब्रिगेडियर जगमोहन सारा दिन कमांडो अरसलान की फोन कॉल का इंतजार करता रहा। वो बहरहाल अपनी बेटी के बारे में परेशान था। ये बात अभी तक उसने हुकाम बाला से खुफिया रखी हुई थी कि उसकी बेटी को जिन लोगों ने अगवा किया है उनके साथ उसका राब्ता कायम हो चुका है। फौज सोनाली की तलाश में बराबर जगह जगह छापे मार रही थी, मगर अब न तो वो किसी के घर को आग लगाती और न किसी को गिरफ्तार करती। ब्रिगेडियर ने खास तौर पर हुक्म दे रखा था कि सिर्फ मशकूक जगहों की तलाशी ली जाए, किसी को गिरफ्तार न किया जाए और किसी मकान को नजर आतिश न किया जाए। कमांडो अरसलान ने दूसरे और तीसरे दिन भी जगमोहन से राब्ता कायम न किया। जगमोहन की परेशानी इंतहा को पहुंच चुकी थी। चौथे रोज अरसलान ने शेर खान को साथ लिया और दूर जंगल के एक वीरान मकाम पर जाकर रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए ब्रिगेडियर जगमोहन से राब्ता कायम किया तो दूसरी तरफ से ब्रिगेडियर जगमोहन ने किसी घबराई हुई आवाज में कहा,
मेरी बेटी ठीक है ना? मैंने तुम्हारे कहने पर तमाम कश्मीरियों को रिहा कर दिया है। अब तुम क्या कहते हो? मेरा मतलब है तुम्हारा दूसरा मुतालबा क्या है? अरसलान ने सब कुछ पहले ही सोच रखा था। उसने कहा, अब हमारा कोई मुतालबा नहीं है। हम तुम्हारी बेटी को छोड़ रहे हैं, मगर तुम खुद उसे लेने आओगे। ब्रिगेडियर ने कहा, मैं तैयार हूँ, तुम जहाँ कहोगे मैं आ जाऊंगा। अरसलान ने कहा, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, तुम अकेले आओगे, तुम्हारे साथ और कोई आदमी नहीं होगा। अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की और अपने साथ छुपा कर फौजी सिपाही ले आए तो याद रखो, तुम्हें तुम्हारी बेटी की लाश मिलेगी। ब्रिगेडियर ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी को अपने साथ नहीं लाऊंगा।